कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है। बॉलीवुड के बेहतरीन विलेन की बात हो और साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले के डाकू गब्बर सिंह का जिक्र ना हो, ऐसा होना तो नामुमकिन है। कितने आदमी थे? अपनी खूंखार हंसी से हर किसी का दिल दहलाने में माहिर रहे गब्बर सिंह खतरनाक विलेन में से एक रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब दहाड़ता गब्बर हमेशा के लिए खामोश हो गया। तारीख 27 जुलाई 1992, दिन सोमवार, जगह मुंबई। शाम का वक्त था। अमजद खान की पत्नी शेहला खान ने बेटे शादाब खान से कहा कि वो अमजद खान को उठा दे, क्योंकि वो बहुत देर से सो रहे थे। जब शादाब उन्हें जगाने गए तब उनकी बॉडी बर्फ की तरह ठंडी थी। ये देख वो घबरा गए और तुरंत नजदीकी डॉक्टर को बुलाने के लिए चले गए। डॉक्टर आए और उन्होंने बताया कि अमजद खान को हार्ट अटैक आया है। इसके बाद उन्होंने तुरंत ही एंड्रेलिन नाम का इंजेक्शन लाने को कहा। डॉक्टर के कहते ही शादाब घर से इंजेक्शन लेने निकल पड़े। वह इंजेक्शन आसानी से मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध नहीं रहता था। उम्मीद लिए वो फिर भी पागलों की तरह दुकान दुकान इंजेक्शन के बारे में पूछ रहे थे। आखिरकार लंबी दौड़ भाग के बाद उन्हें आशा पारेख हॉस्पिटल के बगल के एक मेडिकल स्टोर में ये इंजेक्शन मिला। वो इंजेक्शन लेकर घर आए और डॉक्टर को दे दिया। वो डॉक्टर से राहत भरे जवाब का इंतजार कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने उनकी सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने शादाब से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, आपके पिता अब नहीं रहे। शादाब के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह बात सुनकर वो गुस्से में इतना तिलमिला गए कि उन्होंने डॉक्टर को ही मार दिया। क्रॉकरी तोड़ दी और तेज मुक्का दीवार में मार दिया, जिस वजह से उनके हाथ में चोट लग गई, जिसे ठीक होने में भी काफी वक्त लगा। पिता के चले जाने का गहरा सदमा छोटे बेटे को भी लगा। कई दिनों तक वो बीमार रहा, फिर उसे अस्थमा का अटैक आ गया। अमजद खान के जाने से उनके परिवार पर आर्थिक संकट भी गहरा गया था, लेकिन उनकी पत्नी शेहला ने हिम्मत दिखाई। परिवार की खातिर उन्होंने दुखों को दबाए रखा और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में उतरकर परिवार का सहारा बनी। अमजद खान की लाइफ कई ट्रेजेडी से भरी रही। 30 के दशक के टॉप मोस्ट एक्टर जयंत जकारिया खान के बेटे होने के बावजूद उन्हें इंडस्ट्री में खुद की पहचान बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष सिर्फ खुद से और जमाने से ही नहीं, अल्लाह से भी। क्यों इस नेक बंदे को खुद अल्लाह ने एक गलती की दी इतनी बड़ी सजा कि सब कुछ हो गया बर्बाद। क्यों अमजद खान को खुद अपनी आवाज पर भरोसा नहीं था? कौन था गब्बर के लिए पहली पसंद? क्यों अमजद खान के डायलॉग डिलीवरी का लोग मजाक बनाते थे? कैसे एक धोबी और तोते ने बदल डाली अमजद खान की किस्मत? क्या आप मानेंगे कि अमजद खान की लव स्टोरी भी बेहद फिल्मी थी? किस एक अधूरी ख्वाहिश के साथ ताउम्र जिए अमजद खान? अल्लाह ने किस बात की दी इतनी बड़ी सजा? जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? अमजद खान का जन्म 12 नवंबर 1940 को पेशावर में एक्टर जयंत के घर हुआ था। पेशावर अब पाकिस्तान का हिस्सा है। 1947 के भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद उनका पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। अमजद खान की स्कूलिंग बांद्रा के सेंट एड्रिव हाई स्कूल से हुई और आरडी कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। उस वक्त उनके पिता जयंत फिल्म इंडस्ट्री के नामी एक्टर थे। पिता की एक्टिंग स्किल्स से अमजद खान को भी एक्टर बनने की प्रेरणा मिली। वो अक्सर कहते थे कि उन्हें किसी एक्टिंग क्लास की जरूरत नहीं, उन्होंने एक्टिंग के सारे गुण अपने पिता से ही सीखे। एक्टिंग के लिए उनकी मां भी उन्हें प्रेरित किया करती थी। 11 साल की उम्र से ही उन्होंने फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था। फिल्म का नाम था नाज़नीन। इस फिल्म में उन्होंने अपने पिता के साथ स्क्रीन शेयर किया था। फिर उन्होंने राज कपूर की बनाई हुई फिल्म दिल्ली दूर नहीं है में काम किया। फिल्म में उनके अपोजिट उस वक्त के बेहतरीन एक्टर मोतीलाल थे। इसके बाद तो अमजद खान का फिल्मों के लिए प्यार और बढ़ता गया। फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने के साथ साथ अमजद खान ने
फिल्म निर्माण की बारीकियां सीखने के लिए मुगले आजम जैसी कालजयी फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ के साथ काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने फिल्म लव एंड गॉड में के आसिफ के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था, लेकिन बदकिस्मती ऐसी कि फिल्म की शूटिंग जारी ही थी कि के आसिफ की मौत हो गई। 1963 में शुरू हुई यह फिल्म 16 साल बाद 1986 में रिलीज हुई। अमजद खान के आसिफ की मौत के बाद डायरेक्शन छोड़ एक्टिंग में ही पूरी तरह रम गए। बहुत स्ट्रगल करने के बाद वे 1973 में हिंदुस्तान की कसम में पहली बार प्रमुख किरदार में नजर आए। अमजद खान फिल्मों के साथ रंगमंच से भी जुड़े रहे। ये वो वक्त था जब सलमान खान के पिता राइटर सलीम खान फिल्म शोले में गब्बर सिंह की भूमिका के लिए कलाकार की तलाश में थे। इसी दौरान जब उन्होंने एक नाटक में अमजद खान को देखा तो वो उनकी एक्टिंग के मुरीद हो गए। सलीम खान उनके पिता को भी जानते थे। जब अमजद खान छोटे थे तब सलीम का उनके घर आना जाना था। नाटक खत्म हो जाने के बाद सलीम खान ने उनसे कहा कि उन्होंने एक कहानी लिखी है जिसे रमेश शिप्पी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में एक रोल है जिसके लिए उन्हें ऑडिशन देना होगा। अमजद खान ऑडिशन के लिए तैयार हो गए। स्क्रीन टेस्ट के बाद उनका सिलेक्शन भी हो गया। गब्बर के रोल के लिए फिल्म के डायरेक्टर रमेश शिप्पी की पहली पसंद डैनी थे। उस वक्त डैनी इंडस्ट्री के टॉप विलेन थे, लेकिन वो फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग में बिजी थे। इस वजह से उन्होंने शोले फिल्म के लिए मना कर दिया। फिर सलीम खान ने अमजद खान की सिफारिश इस रोल के लिए की। अमजद खान की संवाद अदायगी का भी एक किस्सा मशहूर है, जब लोगों ने उनकी आवाज का मजाक बनाया था। शोले की शूटिंग के दौरान लोग अमजद खान के डायलॉग डिलीवरी पर ताने मारते थे। कहते थे कि उनकी आवाज में दम नहीं है और वो अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और संजीव कुमार को क्या टक्कर देंगे। अमजद खान भी अपनी डायलॉग डिलीवरी से परेशान थे। शोले की शूटिंग के पहले दिन उन्हें कितने आदमी थे वाला डायलॉग बोलना था, लेकिन वो ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। बार बार रिटेक ले रहे थे, लगभग 40 रिटेक लिए, लेकिन डायलॉग नहीं बोल पाए। डायरेक्टर रमेश शिप्पी ने उन्हें आराम करने के लिए भेज दिया। ये बात उन्हें बहुत परेशान कर रही थी। उन्होंने उस रोल के लिए बहुत तैयारियां की थी, लेकिन शूटिंग के दौरान उनकी सारी तैयारियां धरी रह गई। इस बात से आहत वो पूरी रात रोए। फिर अगले दिन नए उत्साह के साथ शूटिंग के लिए निकल गए। उस दिन उन्होंने कुछ टेक में ही सीन पूरा कर दिया। अमजद खान का अपने ऊपर से भरोसा कुछ इस कदर उठ गया था कि वो अपनी किस्मत पता करने के लिए एक नजूमी के पास पहुंचे। नजूमी ने अपने तोते से एक कार्ड निकलवाया जिसमें लिखा था कि तुम इतिहास में अपना नाम दर्ज करोगे। हुआ भी ऐसा ही। शोले का गब्बर सिंह आज भी हर किसी के जहन में बसा हुआ है। फिल्म शोले का डायलॉग अरे ओ शांबा कितने आदमी थे बहुत पॉपुलर हुआ। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी डायलॉग का एलपी रिकॉर्ड बना था। यहाँ तक कि उसे रेडियो पर भी सुनाया जाता था। लोग ट्रांजिस्टर पर इसे लूप में सुना करते थे। गब्बर सिंह के डायलॉग डिलीवरी का जो अंदाज था वह ना तो फिल्म के डायरेक्टर ने बताया था और ना ही स्क्रिप्ट राइटर ने। दरअसल अमजद खान के गांव में एक धोबी था जो रोज सुबह सुबह लोगों से इसी अंदाज में बात करता था, जैसे अरे ओ शांता। अमजद खान उसके स्टाइल से बहुत प्रभावित थे और बड़े गौर से उसे सुनते थे। जब उन्हें फिल्म शोले में गब्बर सिंह का रोल करने की चुनौती मिली तो उन्हें एक आइडिया सूझा। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में चर्चित विलेन के अंदाज कॉपी करने की बजाय धोबी वाले ठेठ अंदाज को आजमाने की ठान ली। उसके बाद तो रमेश शिप्पी भी अमजद खान की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। शोले की शूटिंग के शुरुआती दिनों के संघर्ष के कारण ये चर्चा होने लगी कि अमजद खान का काम अच्छा नहीं है और शायद उन्हें फिल्म से निकाल भी दिया जाए। फिल्म फ्लॉप ना हो जाए इस डर से सलीम खान ने रमेश शिप्पी से कहा था कि अगर वो अमजद खान से संतुष्ट नहीं है तो इस रोल के लिए किसी दूसरे के बारे में भी सोच सकते हैं। इसके बाद ये बात चर्चा में रही कि फिल्म से अमजद खान को निकाल दिया गया है। हालांकि अंत तक रमेश शिप्पी गब्बर के रोल के लिए अमजद खान के फेवर में ही रहे। इन अफवाहों की भनक अमजद खान को भी हुई। साथ ही उन्हें इस बात का भी बुरा लगा कि जिस शख्स ने उनके नाम की सिफारिश फिल्म के लिए की वही फिल्म से उन्हें क्यों निकलवाना चाह रहे थे। इसके बाद उनके मन में सलीम खान के लिए जो गलतफहमी बस गई तो हमेशा रही।
फिल्म शोले के बाद उन्होंने कभी भी सलीम खान के साथ किसी दूसरी फिल्म में काम नहीं किया। जिस दिन फिल्म शोले के लिए अमजद खान को सिलेक्ट किया गया था, उसी दिन उनके बेटे शादाब का जन्म हुआ था। ये वक्त ऐसा था कि उनकी आर्थिक हालत बेहद खराब थी। बेटे के जन्म के तुरंत बाद ही वो शूटिंग के लिए निकल गए थे। दरअसल वो बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि उनके पास पत्नी और बेटे को डिस्चार्ज कराने के पैसे भी नहीं थे। तब इस बुरे दौर में चेतन आनंद ने उन्हें 400 रुपए देकर मदद की थी। पैसे मिल जाने के बाद वो पत्नी और बेटे को डिस्चार्ज कराकर घर ले आए थे। अमजद खान की बड़ी ख्वाहिश थी कि शोले में उनकी एक्टिंग को उनके पिता देखे, लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था। 15 अगस्त 1975 को फिल्म शोले रिलीज हुई थी, लेकिन इससे 2.5 महीने पहले ही 2 जून 1975 को उनके पिता जयंत का निधन हो गया। इस वजह से उनकी यह ख्वाहिश ताउम्र अधूरी रही। अमजद खान चाय के बहुत शौकीन थे। वो एक दिन में करीब 30 कप चाय पी जाते थे। जब उन्हें चाय टाइम पर नहीं मिलती थी तो वो परेशान हो उठते। एक बार वो पृथ्वी थिएटर में नाटक का रिहर्सल कर रहे थे। उस दौरान उन्हें चाय नहीं मिली। वजह पूछने पर पता चला कि दूध खत्म हो गया है। अगले दिन वो एक भैंस लेकर गए और सेट पर उसे बांध दिया। फिर चाय बनाने वाले से कहा, कुछ भी हो जाए, चाय किसी भी हाल में मुझे मिलनी ही चाहिए। अमजद खान के लव स्टोरी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। शहला और अमजद खान पड़ोसी थे। जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे तब शहला की उम्र 14 साल थी। दोनों कभी कभार साथ में बैडमिंटन खेलते थे। शहला उन्हें भाई कहकर पुकारती थी। एक दिन अमजद खान उनके पास गए और कहा, तुम मुझे भाई ना कहा करो। कुछ दिनों बाद शहला स्कूल से लौट रही थी, तभी अमजद खान ने उन्हें रोककर उनके नाम का मतलब पूछा। वो जवाब देती इससे पहले अमजद ने खुद ही नाम का अर्थ बताया, जिसकी आंखें डार्क हो। फिर आगे कहा कि तुम जल्दी बड़ी हो जाओ, मैं तुमसे शादी करूंगा। बिना वक्त गवाए उन्होंने शादी का प्रपोजल शहला के घर भेज भी दिया, लेकिन घर वालों ने शहला की उम्र कम बताकर प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस घटना को कुछ ही दिन बीते थे कि पिता ने आगे की पढ़ाई के लिए शहला को अलीगढ़ भेज दिया। इस दौरान शहला और अमजद खान खत के जरिए बातें किया करते थे। कुछ ही हफ्ते गुजरे थे कि शहला बहुत बीमार पड़ गई, जिस कारण वो वापस मुंबई आ गई। शहला का एक सब्जेक्ट फारसी था, जिसकी क्लास वो अमजद खान से लिया करती थी, क्योंकि वो फारसी की पढ़ाई कर चुके थे। पढ़ाई के दौरान वो दोनों और करीब आ गए। दोनों कई साल तक रिलेशनशिप में रहे। फिर दोबारा अमजद खान ने शादी का प्रस्ताव शहला के घर भेजा। इस बार उनके परिवार वाले मान गए और दोनों की शादी 1972 में हो गई। फिल्म शोले की रिलीज के कुछ ही दिन गुजरे थे कि अमजद खान एक हादसे का शिकार हो गए। फिल्म द ग्रेट गैम्बलर की शूटिंग के दौरान उनका एक कार एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। इनकी 13 पसलियां टूट गई थी और लंग्स भी खराब हो गए थे। काफी दिनों तक वो कोमा में चले गए थे। हालांकि कुछ समय बाद वो ठीक हो गए, लेकिन दवाइयों का रिएक्शन हो गया। उनका मोटापा तेजी से बढ़ने लगा। हालात ये हो गए कि वो ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे। दवाओं ने इन्हें अंदर से खोखला बना दिया था। जब भी ये कोई एक्सरसाइज करते, इन्हें कोई ना कोई दिक्कत हो जाया करती। एक इंटरव्यू में अमजद खान ने खुलासा किया था कि वो जो ये दुख झेल रहे हैं, अल्लाह ने सजा दी है। दरअसल उन्होंने शोले की रिलीज से पहले ये दुआ मांगी थी कि अगर फिल्म सुपरहिट हो जाएगी तो वो फिल्मों में काम करना बंद कर देंगे। वहीं फिल्म जब सुपरहिट हो गई तो उन्होंने अल्लाह से किया अपना वादा नहीं निभाया और फिल्मों में काम करते रहे, जिस कारण उन्हें ये सजा मिली। 30 साल के फिल्मी करियर में अमजद खान ने लगभग 130 फिल्मों में काम किया। जहां एक तरफ अमजद खान खुखार विलेन के रूप में नजर आते, तो वहीं दूसरी तरफ कभी शरीफ भाई और दोस्त बने नजर आते, तो कभी लाजवाब कॉमेडी करते दिखते। अमजद खान जिस किरदार को निभाते उसी में रम जाते। आगे चलकर अमजद खान ने फिल्म निर्माण में भी हाथ आजमाया। साल 1983 में इन्होंने पहली फिल्म बनाई चोर पुलिस, लेकिन ये फिल्म नहीं चल पाई। इसके बाद इन्होंने फिल्म बनाई अमीर आदमी गरीब आदमी। यह फिल्म बहुत दिनों तक सेंसर में अटकी रही, लेकिन जब यह रिलीज हुई तो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अमजद खान ने कई सारे एक्टर्स की भी खुले दिल से मदद की।
अमजद खान यारों के यार थे। प्रोड्यूसर्स के पास जब पैसे की कमी होती तो वो मदद कर दिया करते थे। कई फिल्मों में तो इन्होंने बिना पैसे लिए ही काम किया था। इसी तरह खुश मिजाज अमजद खान अपने तकलीफों को अपने अंदर दबाए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक वक्त आया जब वो अपनी तकलीफों को नहीं झेल पाए और 27 जुलाई 1992 को 51 साल की उम्र में उनका हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया और दहाड़ता गब्बर हमेशा के लिए चुप हो गया। उनके मौत के 4 साल बाद 1996 में उनके करियर की आखिरी फिल्म कलिंगा रिलीज हुई थी। दोस्तों, गब्बर सिंह उर्फ अमजद खान के जीवन के किस्सों के सफर में आज के लिए यहीं तक। गब्बर के अलावा अमजद खान का कौन सा किरदार आपको बेहद पसंद है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।